हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एमके लीगल शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग। डियर फ्रेंड्स, मेंटेनेंस के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में बात की कि क्या कौन कौन से ऐसे डिफरेंट एनेक्टमेंट दिए गए हैं, डिफरेंट प्रोविजन दिए गए हैं जिसमें आप मेंटेनेंस क्लेम किया जा सकता है। देखिए, पत्नी कब पति से मेंटेनेंस नहीं ले सकती, ये तो हमने जब हर जगह पढ़ा है कि कब मेंटेनेंस ले सकती है, लेकिन यही जब धारा 125 के उपधारा 4 को हम पढ़ेंगे ना, कहाँ पे, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, तो वहाँ पे आपको पता लगेगा कि कब मेंटेनेंस नहीं ले सकती। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहेंगे। देखिए, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में प्रोविजन दिया गया है फ्रॉम सेक्शन 125 टू 128, 125 से 128 तक धाराओं में ये प्रावधान दिए गए हैं। तो वहाँ ये भी बताया गया है कि जैसे अगर पत्नी अपनी मर्जी से उसके साथ ना रहना चाहती हो, म्यूचुअल कंसेंट से, कोई सफिशिएंट रीजन ना हो, किसी की वाइफ अडल्ट्री में आ जाती है, तो ऐसे कई सारे ग्राउंड हैं जब जो वाइफ है हस्बैंड से क्लेम में नहीं ले सकती, और किन ग्राउंड पे ले सकती है वो भी प्रोविजन दिया गया है। दोनों ही पहलुओं को समझना जरूरी है यहाँ पे। तो कोर्ट में किस तरह से मेंटेनेंस के केस चलाए जाते हैं, क्या क्या होता है, आइए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। मुझे पूरा विश्वास है कि लास्ट तक देखने के बाद आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। और साथ ही हम यहाँ पे आज रजनीश और कुमार वर्सेस नेहा वाला केस भी डिस्कस करेंगे। देखिए, इससे पहले हम बात कर चुके हैं, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो उसको देख लें, कि जो हिंदू पर्सनल लॉ है, हिंदू पर्सनल लॉ में भी आप मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं अंडर हिंदू मैरिज एक्ट या हिंदू आपका अडॉप्शन एक्ट, मेंटेनेंस एंड अडॉप्शन एक्ट है जो, दोनों में। मुस्लिम पर्सनल लॉ में भी कर सकते हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है वहाँ भी, और आपका जो पारसी और क्रिश्चियन है उससे भी कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ अपने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के चैप्टर 9 के बारे में, जो बात करता है ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस। भी ऑर्डर किस किस के लिए मेंटेनेंस, ये वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, यहाँ पे आपके बच्चे और बूढ़े माँ बाप, क्योंकि देखिए, इट इज़ द सोशल एंड लीगल ड्यूटी टू मेंटेन द पेरेंट्स आल्सो। जिस माँ बाप ने आपको इतना बड़ा किया है, आपका भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, उसे कैसे इन्फोर्स कराया जाए, ये सोशल ऑब्लिगेशन यहाँ कैसे डाली जाए। देखिए, जनरली क्या है कि मेंटेनेंस जो है एक सिविल मैटर है, लेकिन आप कहेंगे कि ये तो यहाँ पे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पढ़ा रहे हो, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में कैसे चला गया। होता क्या है कि टू प्रिवेंट द वाइफ्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स फ्रॉम द स्टारवेशन, उनको भूख का सामना ना करना पड़े, उन्हें मुश्किलों का सामना ना करना पड़े, ताकि थोड़ा सा स्पीडी ट्रायल हो सके। क्या हो सके? स्पीडी ट्रायल हो सके। इसीलिए इसका प्रोविजन क्रिमिनल उसमें डाला गया है। धारा 125 से लेके 128 तक जो प्रोविजन दिए गए हैं, ये बात करते हैं मेंटेनेंस की। अब देखिए क्या क्या दिए गए इनके बारे में जानते हैं। धारा 125 यहाँ पे क्या कहती है कि ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, यानी कि ऐसे कौन से ग्राउंड होंगे जिनमें कोई पत्नी, बच्चे या पेरेंट्स किसी पे भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। किसी पे इन द सेंस किस पे करेंगे, वाइफ अपने हस्बैंड पे करेगी, चिल्ड्रन दोनों पे कर सकता है, मदर भी यहाँ मेंटेनेंस देने के लिए बाउंड है। पेरेंट्स में आ जाते हैं भाई, अपने बच्चों पे वो कर सकते हैं। अब यहाँ तो दिए गए हैं ग्राउंड ऑफ मेंटेनेंस, ग्राउंड फॉर सीकिंग मेंटेनेंस, की भाई मेंटेनेंस लेने के लिए क्या क्या ग्राउंड चाहिए। धारा 126 सेक्शन 126 इट विल टेल यू अबाउट द प्रोसीजर, कि प्रोसीजर क्या होगा। अब भाई मेंटेनेंस आपको दे दिया गया, मेंटेनेंस के बाद देखिए होता है क्या है, ये जो ग्राउंड दिए गए 125 में, इनमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं या फिर कुछ अल्ट्रेशन करना होता है कोर्ट को, तो अल्ट्रेशन का प्रोसीजर दे दिया 127 में। मान लीजिए यार रीमैरिज कर लेती हैं लेडी, तो रीमैरिज के बाद नहीं है, चिल्ड्रन मेजोरिटी की एज अटेन कर लेते हैं तो उनको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। तो इस तरह का अल्ट्रेशन जो भी होगा डिपेंडिंग अपॉन द चेंजिंग कंडीशंस, वो 127 बात करेगा। 128 कहता है कि इन्फोर्समेंट कैसे होगा, किस तरह से ये इन्फोर्स किया जाएगा इस ऑर्डर को। तो टोटल सिर्फ 4 ही सेक्शन है। इन 4 सेक्शनों के साथ में आज हम रजनीश कुमार वर्सेस नेहा का केस बात करेंगे, जो बहुत रिसेंट ही सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है। उसमें काफ़ी गाइडलाइंस दी हैं सुप्रीम कोर्ट ने, बहुत इंपॉर्टेंट केस है रिसेंट का। और भी कई सारे केस लो की बात हम करेंगे। देखिए, किसी भी चीज़ को जानने से पहले
अगर आप किसी ऐसे केस में हैं, आपका कोई रिलेटिव जानने वाले हैं, तो सबसे पहले आपको कानूनी प्रावधान के बारे में पता होना चाहिए। यू मस्ट बी अवेयर अबाउट द लीगल प्रोविजंस विच आर गिवन अंडर डिफरेंट लॉज। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड इन द हिंदू लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ, क्रिश्चियन लॉ, पारसी लॉ, इन सब में क्या दिया गया है, क्या क्या प्रोविजन दिए गए। क्या मेंटेनेंस सिर्फ हम सीआरपीसी में ले सकते हैं? नहीं, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में भी दिया गया है, आपका स्पेशल मैरिज एक्ट में भी दिया गया है। तो डिफरेंट स्टैट्यूट में है ये बात कही गई है। और यही बात यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कही है रजनीश वर्सेस नेहा वाले केस में कि अगर डिफरेंट प्रोविजंस के अंडर किसी को मेंटेनेंस दिया गया है और फर्दर कोई प्रोसीडिंग आती है तो दैट शुड आल्सो बी कंसिडर्ड। किसी एक में ही आप रेमेडी ले सकते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपने पहले हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग मेंटेनेंस ले लिया फिर आप सीआरपीसी में भी पहुंच गए, तो ऐसा नहीं होगा वहाँ पे। तो सबसे पहले जानते हैं कि कोई भी जो वाइफ है, चिल्ड्रन है और पेरेंट्स हैं, वो किन कंडीशंस के ऊपर एलिजिबल है, यानी कि हु कैन क्लेम मेंटेनेंस। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन क्लेम कर सकता है, हु कैन क्लेम मेंटेनेंस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आ जाती है। तो जो धारा 125 की उपधारा 1 है, सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 125, ये क्या कहता है? इफ एनी पर्सन हैविंग सफिशिएंट मीन्स, अगर कोई व्यक्ति, ये पर्सन कौन है? ये है हस्बैंड, सन। अगर किसी व्यक्ति के पास सफिशिएंट मीन्स है, भाई ऐसा क्यों कहा गया? अगर किसी के पास खुद ही कुछ नहीं है तो मेंटेन क्या करेगा किसी को? अगर किसी के पास सफिशिएंट मीन्स है, सब उसके पास वो साधन संपन्न है और फिर भी वो नेग्लेक्ट करता है, रिफ्यूज करता है मेंटेन करने से। किसको मेंटेन करने से? आप बताया गया कि कौन कौन क्लेम करेंगे। हिज वाइफ अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ, इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। यानी कि उनकी धर्मपत्नी जो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकती और जो इंडिविजुअल है उसके पास साधन संपन्न है, भाई वो मना कर रहा है जानबूझकर। कोई भी लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड, वेदर मैरिड और नॉट, अनेबल टू मेंटेन इटसेल्फ। भाई बच्चा चाहे आपका जायज है या नाजायज है, यानी कि आपकी वैलिड मैरिज से हुआ है या फिर आपकी वॉइड मैरिज से हुआ है, वो आपके ऊपर मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकता है। हिज लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड नॉट बीइंग ए मैरिड डॉटर, यानी कि मैरिड डॉटर नहीं कर सकती, लेकिन मैरिड डॉटर में भी एक ग्राउंड है। यहां पे आप देखिए जो क्लॉज बी था, यहां आपने पढ़ा वेदर मैरिड और नॉट। मैं इसको इसीलिए नहीं बताया था पहले कि मैं इसको इसके साथ कनेक्ट करना चाहता था। अगर लड़की माइनर है, 18 साल से कम की एज में किसी ने अपनी लड़की की शादी कर दी, हालांकि एक ऑफेंस है इंडिया में आज के दिन, लेकिन शादी तो कर दी, ऐसे में पेरेंट्स की सजा होती है, शादी वॉइड नहीं होती है। और उसका हस्बैंड जो है माइनर लड़की की आपने शादी कर दी और उसका जो हस्बैंड है वो भी तो माइनर टाइप ही होगा, या जो भी है वो अनेबल टू मेंटेन हर, वो उसको मेंटेन नहीं कर पा रहा है, उसकी जीविका नहीं चला पा रहा है, तो उस लड़की का जो गर्ल का जो फादर होंगे, ही इज रेस्पॉन्सिबल टू मेंटेन हर। इन दैट केस मैरिड लड़की भी मेंटेनेंस का क्लेम कर सकती है। लेकिन अगर ये मैरिड लड़की मेजर होगी तो तब इसको मेंटेन करने की ड्यूटी किसकी है? इसके हस्बैंड की। हस्बैंड आ जाएगा फिर इसमें पर्सन वाले में, तो मेंटेनेंस उसका हस्बैंड देगा। तो ये मैटर नहीं करता है कि वो बच्चा आपका लेजिटिमेट है या इलेजिटिमेट है। जिसने मेजोरिटी की एज अटेंड कर ली है एंड वेयर सच चाइल्ड बाय रीजन ऑफ एनी फिजिकल मेंटल, लेकिन अगर वो बच्चा कहीं पे भी मेजर तो है लेकिन वो फिजिकली या मेंटली एबनॉर्मल है, या उसे कोई ऐसी इंजरी हो गई है कि वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकता, इन दैट केस आल्सो, देखिए दोनों की ड्यूटीज डिफाइन करता है। यानी कि चिल्ड्रन के टुवर्ड्स पेरेंट्स की ड्यूटी क्या है, टुवर्ड्स द पेरेंट्स चिल्ड्रन जो उनके बच्चे हैं मेजर होने के बाद उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये सारी चीज़ों को यहाँ बताता है। अब आ जाता है कि फादर और मदर इन टूडेज सोसाइटी, दिस इज द आई थिंक मोस्ट इमोशनल सेक्शन इज दिस। आज के समय पे अगर आप देखेंगे तो पता नहीं हमारे पास संस्कारों की कमी हो गई है, क्या हो गया है। मैं टॉपिक से डाइवर्ट नहीं हो रहा हूँ, लेकिन ये भी सच्चाई है कि कहीं ना कहीं आज बूढ़े माँ बाप को कोई अपने साथ नहीं रखना चाहता। फैमिलीज न्यूक्लियर हो गई हैं,
जिस माता पिता ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया उन बच्चों को कुछ बनाने के लिए, उनको सब कुछ देने के लिए, जिस पिता ने अपने बेटे को तो दिलवा दी इनफील्ड बाइक और खुद पूरी जिंदगी एक एटलस की साइकिल पे गुजार दी, और बुढ़ापे में वही लड़का उस पिता को, उस माता को देखता तक नहीं है, और वो बूढ़े हो गए हैं, दे आर अनेबल टू मेंटेन देमसेल्फ। अगर वो खुद को मेंटेन नहीं कर सकते तो ये कानूनी प्रावधान दे दिया गया है यहाँ पे कि ऐसे माता पिता क्लेम कर सकते हैं मेंटेनेंस का बच्चों के ऊपर। आपको ध्यान होगा गुजरात का एक डॉक्टर साहब ने अपनी माँ को छत से फेंक दिया था। वो सीसीटीवी में कई दिनों बाद आया, जब कोई चोरी के केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी उस टाइम पे सामने वाली बिल्डिंग का जब सीसीटीवी देखा गया उसमें पता लगा उस चीज़ के बारे में, और डॉक्टर से पूछा गया, ही इज़ ए MBBS डॉक्टर, सुनिएगा इस चीज़ को आप ध्यान से, वो एक MBBS डॉक्टर था और उसने कहा कि मेरी माँ के बार बार खांसने से मुझे डिस्टर्ब होता था। अब सोचिए क्या एजुकेशन आपको ये दे रही है, भाई एजुकेशन तो उसकी माँ ने उसको बहुत दी, MBBS डॉक्टर बना दिया, बट ही जस्ट अ मशीन, ही इज अ कंप्यूटर, कंप्यूटर आर द मोर एजुकेटेड देन अस। भाई हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं कंप्यूटर, आप उनसे कुछ भी करा लो, बट दे आर नॉट ह्यूमन बीइंग। तो इट इज़ बेटर टू मेक योर चाइल्ड अ ह्यूमन बीइंग रादर देन अ मशीन टू अर्न द मनी और जस्ट टू रन इन द सक्सेस। सक्सेस जरूरी है, पढ़ना भी जरूरी है, पर ये चीज़ें मिलती हैं आपको एक परिवार से, अपने बुजुर्गों से। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे ये लोग जो हैं ये मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकते हैं। वाइफ कर सकती हैं, लेजिटिमेट, इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड, अगर आपकी मैरिड डॉटर भी कर सकती है अगर वो माइनर है तो। मेजर में कौन कर सकते हैं भाई? मेजर में जहाँ पे वो फिजिकली या मेंटली डिसेबल है, खुद को मेंटेन नहीं कर सकते, मेजर भी कर सकते हैं, लेकिन मैरिड डॉटर नहीं कर सकती मेजर होने के बाद भी, और माता पिता कर सकते हैं। तो वहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे एग्ज़ाम के लिए जो जुडिशियल सर्विसेज के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए एग्ज़ाम से आ जाता है कि हु इज़ ऑथराइज जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, कौन है? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास यहाँ पे ऑथराइज है। ये आपके लिए क्वेश्चन बन जाता है जो स्टूडेंट्स एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। मे अपॉन द प्रूफ ऑफ सच नेग्लेक्ट और रिफ्यूजल ऑर्डर सच पर्सन टू मेक अ मंथली अलाउंस। भाई जब ऐसा रिफ्यूजल जो उसने किया है इसके लिए अगर वहाँ पे एविडेंस दे दिया जाता है किनके द्वारा, इनमें से किसी के भी द्वारा, तो वो क्या कर सकते हैं, वो मेंटेनेंस दे सकते हैं उस वाइफ को, चाइल्ड को, फादर या मदर को। कैसे? मंथली रेट पे। कितना देंगे वो, जैसा वहाँ पे मैजिस्ट्रेट का डिस्क्रिशन हो गया है, टोटल डिस्क्रिशन है यहाँ पे मैजिस्ट्रेट साहब का कि कितना देना, डिपेंडिंग अपॉन लाइबिलिटीज, कि उसके ऊपर कितने लाइबिलिटी हैं, बाकी खर्चे क्या हैं, कितना उनको एक नॉर्मल लाइफ के लिए चाहिए। अब मान लीजिए भाई यहीं पे कहीं अंबानी को देना पड़ेगा तो उसका अलग हो जाएगा, और एक आम आदमी देगा तो उसका अलग हो जाएगा। तो डिपेंडिंग ऑन दीज कंडीशंस। और ये भी बाद में चेंज हुआ, 2001 से पहले तो यहाँ 500 रुपये था, लेकिन अभी ये डिस्क्रिशनरी बेस्ड कर दिया है। तो मैजिस्ट्रेट ऐसा आदेश देगा कि हर महीने आप उसको दोगे। लेकिन ये भी एक सामाजिक सच्चाई है कि जो ज़्यादातर केस हैं यहाँ पे, वो ज़्यादातर केस जो आपके वो वाइफ के द्वारा है। मैक्सिमम केसेस, पेरेंट्स रेयर टू रेयरेस्ट केस मिलेगा कि जहाँ पे पेरेंट्स ने बच्चों पे किया है, लेकिन वाइफ के जो केसेस हैं आजकल देखा जाए तो मोर अराउंड 50% तो उसमें वैक्सियस ही हैं, मोर देन 50% फॉल्स हैं, वैक्सियस हैं, जस्ट टू हैरास देम। अभी प्रोवाइजो दे दिया कि कब क्या क्या प्रोवाइजो है, कब क्लेम नहीं किया जा सकता। पहला प्रोवाइजो क्या कहता है कि हमने क्लॉज बी में पढ़ा था कि जो माइनर है अगर मैरिड है तो भी उसके फादर को देना पड़ेगा। तो मैजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, फादर को, फादर ऑफ ए माइनर फीमेल चाइल्ड, माइनर फीमेल चाइल्ड को कोर्ट आदेश देगा कि तुम ऐसा अलाउंस दो, मंथली अलाउंस दो, अनटिल सी अटेन हर मेजोरिटी, जब तक कि वो 18 साल की नहीं हो जाती। अगर मैजिस्ट्रेट सेटिस्फाई हो जाता है कि उस लड़की का हस्बैंड जो है वो अगर शादी कर दी गई है उसके पास सफिशिएंट मीन्स नहीं है। सेकंड प्रोवाइजो यहाँ पे क्या कहता है, देखिए सेकंड प्रोवाइजो भी आपका इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रोवाइजो क्या है कि जो इंटरिम अलाउंस है दैट मे बी ऑर्डर ड्यूरिंग पेंडेंसी, ये आपके जितने भी इस केस से रिलेटेड लोग होंगे वो तो समझ ही गए होंगे कि इंटरिम, एक अंतरिम भत्ता न्यायालय पहले ही आदेश कर देता है
एक इंटरिम अलाउंस कर देता है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग रिगार्डिंग मंथली अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस, कि भी तब तक ये क्यों चालू किया जाता है, क्योंकि एक्चुअल में अगर किसी को ज़रूरत है तो भाई केस की प्रोसीडिंग तो पता नहीं कब तक चलेगी। अगर प्रोसीडिंग चलती रहेंगी तो उसको कब मिलेगा, वो कब तक वेट करेगी, तब तक तो उसको अपने आप को गुजारा चलाने के लिए कुछ चाहिए। तो इस केसेस में क्या है, इंटरिम अलाउंस ऑर्डर कर दिया जाता है ड्यूरिंग दी पेंडेंसी ऑफ द सूट और द प्रोसीडिंग। और मैजिस्ट्रेट क्या है, जो आपके प्रोसीडिंग में खर्चा भी तो होगा, वकील का खर्चा है भाई, बाकी मुकदमे का जो खर्चा, प्रोसीडिंग के एक्सपेंसेस भी देने का आदेश दे सकता है और टाइम टू टाइम ये चेंज भी कर सकता है मैजिस्ट्रेट। अगला प्रोवाइजो कहता है कि एन एप्लीकेशन फॉर मंथली अलाउंस फॉर इंटरिम मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग, जो महिलाएं इंटरिम मेंटेनेंस के लिए, अंतरिम भत्ते के लिए जो एप्लीकेशन देती हैं वो क्या है, अंडर द सेकंड प्रोवाइजो ये था, एज फार एज पॉसिबल बी डिस्पोज्ड ऑफ, या टाइम दे दिया गया है कि भाई जब जिस दिन एप्लीकेशन दी उसके 60 दिन के अंदर अंदर उस इंटरिम एप्लीकेशन के ऊपर डिसीजन देना है। फ्रॉम दी, ये 60 दिन कब से होंगे, डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस, दूसरी पार्टी को जिस दिन से नोटिस दे दिया गया। ये इसीलिए है, यहाँ पे जो रीज़न है वो इसके पीछे यही है, सो दैट कि उसको ये पता रहे भाई अब 60 दिन से ज़्यादा टाइम लगा दोगे आप तो अपना खर्चा कैसे चलाएगी, वकील की फीस कैसे देगी। ये सिर्फ लेडीज़ के लिए नहीं है, ये बच्चों के ऊपर भी है और पेरेंट्स के ऊपर भी है, ये सब पे एप्लीकेबल होता है। जो वाइफ से रिलेटेड केस है उसकी हम केस लॉ में अच्छे से बात करेंगे। अभी हम एक जनरल प्रोविजंस की बात कर रहे हैं कि वाइफ, चिल्ड्रन और पेरेंट्स तीनों के लिए अलग अलग क्या क्या प्रोविजन दिए गए हैं। अभी कुछ एक्सप्लेनेशन दे दी गई यहाँ पे कि भाई जो माइनर होगा वो क्या होगा और वाइफ क्या होगी। भाई माइनर का मतलब है जो इंडियन मेजोरिटी एक्ट है उसमें जो एज दे रखी है मेजोरिटी की वही मानी जाएगी। और वाइफ का मतलब है कि इंक्लूड्स अ वुमेन हु हैज़ बीन डाइवोर्स्ड, यानी कि डाइवोर्स की वाली वाइफ ही मेंटेनेंस लेगी यहाँ पे अंडर CRPC, ठीक है। और हैज़ बीन डाइवोर्स्ड फ्रॉम हर हस्बैंड एंड नॉट रीमैरिड, और कब तक ले सकती हैं, जब तक उनकी शादी नहीं हुई है, ठीक है। और बाकी चीज़ों में क्या होता है, बाकी में जो दूसरे अदर एक्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग मेंटेनेंस लिया जाता है। अभी सब सेक्शन 2 ये कहता है कि कब किस डेट से पेएबल होगा मेंटेनेंस। तो चलो सब सेक्शन 1 में आपने देखा कि तीनों में से किसी के लिए भी मेंटेनेंस अलाउ कर दिया। आपने देखा सब सेक्शन 1 में क्या क्या देखा आपने कि हु कैन क्लेम, ठीक है, कौन क्लेम कर सकता है, और कोर्ट ने वहाँ पे एक ऑर्डर भी कर दिया, इंटरिम मेंटेनेंस भी कर दिया। अब ये कब से दिया जाएगा, ये सब सेक्शन 2 बात करेगा कि मेंटेनेंस एंड इंटरिम मेंटेनेंस दोनों ही, और आपकी प्रोसीडिंग केस का खर्चा भी, वो जो है फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर ऑफ कोर्ट दिया जाएगा और फ्रॉम द डेट ऑफ द एप्लीकेशन एज द केस में भी, या तो जिस दिन न्यायालय आदेश देगा उस दिन से न्यायालय कर देगा भी, या फिर जिस दिन वो एप्लीकेशन दी गई थी उस डेट ऑफ एप्लीकेशन से वो दे देगा, साथ में केस का खर्चा भी देगा। ये जो है ये भी 2001 की अमेंडमेंट में CRPC में इंसर्ट किया गया था। इसके साथ साथ अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप 356 का सब सेक्शन 4 भी जरूर पढ़ें, रीड विद। और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट केस आपका आ जाता है रजनीश वर्सेस नेहा, जिसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट, जहाँ पे काफ़ी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी इंक्लूड है इसमें और आपका मेंटेनेंस भी इंक्लूड है। अब चलते हैं हम सब सेक्शन 3 पे। सब सेक्शन 3 क्या कहता है, यदि मेंटेनेंस ना दे तो क्या हो भाई, कोई मेंटेनेंस ही ना दे तो उस टाइम पे क्या करेगा कोर्ट, इफ एनी पर्सन सो ऑर्डर्ड फेल विदाउट सफिशिएंट कॉज, बिना किसी उचित कारण के कोई क्या है न्यायालय के इस आदेश का पालन नहीं करता है, तो उस टाइम पे मैजिस्ट्रेट साहब क्या कर सकते हैं, फॉर एवरी सच ब्रीच ऑफ ऑर्डर इशू अ वारंट फॉर लेविंग द अमाउंट, उसे उगाही करो, रिकवरी करो भी उस पैसे की, ऐसा एक वारंट इशू कर देगा, वारंट जारी कर देगा, इन द मैनर प्रोवाइडेड फॉर लेविंग फाइन्स एंड मे सेंटेंस सच पर्सन, और उसको सजा भी दे सकता है, जेल में डाल देगा उसको। किसके लिए, या तो भाई पूरा महीने का ही अलाउंस ना दिया हो अब तक उसने, या उसका कुछ थोड़ा बहुत दे दिया हो बाकी बचा हो। ये मेंटेनेंस या इंटरिम मेंटेनेंस दोनों से रिलेटेड हो सकता है और साथ में एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग से भी।
रिमेनिंग अनपेड आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट, अगर वो पैसे दे देता है तो उसको फिर छोड़ दिया जाता है। और यहाँ पे क्या है, 1 महीने तक की उसको सजा दी जा सकती है। अब इसमें भी प्रोवाइजो दे दिए गए हैं। वारंट देखो ऐसे इशू किया जाता है यहाँ पे, जैसे मान लो उसको फाइन के लिए इशू किया, उसके ऊपर फाइन लगाया हो कोर्ट ने, इस तरह से इशू होता है यहाँ पे। अब यदि कोई मेंटेनेंस या इंटरिम मेंटेनेंस और उसके साथ में केस का खर्चा भी, एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग, ऑर्डर के बाद भी नहीं देगा तो कोर्ट क्या करेगा, वारंट इशू कर देगा और उसे 1 महीने के लिए, या फिर अगर वो पहले पेमेंट कर देता है जेल में जाते ही, जेल में जाने से पहले, तो जैसे पेमेंट करेगा उसे छोड़ दिया जाएगा, अदरवाइज 1 महीने तक रखा जा सकता है। अब प्रोवाइजो देखिए, यहाँ पे प्रोवाइजो कहता है कि नो वारंट शैल बी इशूड फॉर द रिकवरी ऑफ एनी अमाउंट ड्यू अंडर दिस सेक्शन अनलेस द एप्लीकेशन इज मेड। जब तक कोई न्यायालय में ऐसी एप्लीकेशन नहीं देता है, कितने में, विद इन 1 पीरियड। मान लीजिए 1 अप्रैल से किसी को मेंटेनेंस देना था और वो अगले 30 मार्च तक उसने मेंटेनेंस नहीं दिया, बीच में कभी का भी, तो ये 1 साल के अंदर वो एप्लीकेशन कोर्ट में देनी पड़ेगी, तभी कोर्ट डिसाइड करेगा, अदरवाइज कोर्ट वारंट सुओ मोटो इशू नहीं करेगा। ठीक है, ये यहाँ पे जब जिस दिन आपका अमाउंट ड्यू हो गया उस दिन, यानी कि ड्यू डेट से 1 साल के अंदर अंदर आपको एप्लीकेशन देनी है, तब कोर्ट वारंट इशू करेगा। दूसरा प्रोवाइजो क्या कहता है, किंतु और परंतु बोलते हैं प्रोवाइजो को। ये कहता है कि दैट इफ सच पर्सन ऑफर्स टू मेंटेन हिज वाइफ ऑन द कंडीशन ऑफ हर लिविंग विद हिम। अब मान लो भाई कोई, ये जनरल होता है कोर्ट्स, प्रैक्टिकल सिचुएशन है, समझिए आप इसको। कोई कहता है कि मैं इसको मेंटेन तो कर दूंगा, पैसे दे दूंगा, मैं जो कहेंगी, जो इसका खर्चा पानी है सब कुछ दूंगा, लेकिन इनको मेरे साथ रहना पड़ेगा। और वहां पे वो महिला क्या करती है, यही होता है ना प्रैक्टिकली, कि वो रिफ्यूज कर देती है, बोलती है जज साहब मैं इसके साथ नहीं रहूंगी। जज साहब बोलता है कि रह लो यार। कोई हरियाणा की लेडीज थी, उसका ऐसे केस चल रहा था, उसको बोला कि चले जाओ इसके साथ, क्या दिक्कत है रहने में। तो वो लेडीज बोली कि तू रह के देख ले भाई, तुम रह के देख लो इसके साथ। तो वही बात है, महिला अगर मना कर देती है तो वहां पे मैजिस्ट्रेट क्या है, देखेगा कौन से ग्राउंड पे मना कर रही है और उसी हिसाब से वो आदेश देगा। अगर उसको ये लगता है कि नहीं भाई महिला सही में इसके साथ नहीं रहना चाहती, उसके लिए सफिशिएंट रीजन है, सफिशिएंट ग्राउंड है इसके पास, तो उस कंडीशन में भी क्या कर सकता है, वो हो सकता है। अब ग्राउंड देखिए क्या इसने ग्राउंड एक्सप्लेन किया है। अगर हस्बैंड ने कोई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है किसी दूसरी महिला के साथ, घर में किसी सौतन को रखा हुआ है, या कीप सम मिस्ट्रेस अपने साथ ऐसे ही किसी को घर पे ले आया है, किसी को अपनी रखेल बना के रखा हुआ है, इट शैल बी कंसिडर्ड, तो ये ग्राउंड माना जाएगा कि महिला उसके साथ रहने से मना कर सकती है। इस ग्राउंड में महिला को फोर्स नहीं किया जा सकता। ये आपकी उपधारा 3 थी, धारा 125 की। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसका सब सेक्शन 4 देखिए क्या कहता है कि नो वाइफ शैल बी इंटाइटल्ड। भाई वाइफ इंटाइटल्ड नहीं होगी, यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने चिल्ड्रन और पेरेंट्स इंक्लूड नहीं किया। ये बड़े ध्यान देने की चीज़ें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वाइफ कब क्लेम नहीं कर सकती। नो वाइफ शैल बी इंटाइटल्ड टू रिसीव एन अलाउंस फॉर दी मेंटेनेंस। मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती और ना ही इंटरिम मेंटेनेंस या केस का खर्चा ले सकती है। किसे, अपने हस्बैंड से, अंडर दिस सेक्शन। कब, इफ सी इज लिविंग इन अडल्ट्री, अगर वो अडल्ट्री में रहती है। अडल्ट्री क्या है, 497 ऑफ आईपीसी में ऑफेंस होता था। मैंने क्या कहा, वर्ड था, वॉज। अभी ये जब से जोसेफ साइन केस आपको याद होगा 2018, अब यह अडल्ट्री जो है ऑफेंस तो नहीं है, लेकिन ये अभी भी है कि अगर कोई अडल्ट्री में रहती है तो वो नहीं ले सकती। या फिर विदाउट एनी सफिशिएंट रीजन, महिला के पास कोई ऐसा कारण नहीं है कि वो खुद को मना कर दे कि मैं इसके साथ नहीं रहूंगी। यानी लड़का बहुत अच्छा है, लड़का परेशान भी नहीं करता है, लड़के में कोई कैरेक्टर की भी प्रॉब्लम नहीं है, और फिर भी लड़की बोले कि मुझे नहीं रहना। मैजिस्ट्रेट बोले क्यों नहीं रहना, बोले बस नहीं रहना, मेरी मर्जी। तो ऐसी कंडीशन में क्या है,
मना किया जा सकता है। जज बोलेगा अगर नहीं रहना तो मेंटेनेंस भी नहीं मिलेगा। यानी कि जो मेंटेनेंस नहीं देना चाहते, दे नीड टू प्रूव, दे हैव टू प्रूव दैट द वाइफ इज फॉलिंग अंडर दीज सर्कमस्टांसेस। धारा 125 की उपधारा 4 में जो ग्राउंड दिए गए हैं, पहला अडल्ट्री वाला, दूसरा वाला उसके पास कोई सफिशिएंट रीजन ना हो कि वो आपके साथ ना रहे, और एक और मोर इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है, अगर वो म्यूचुअल कंसेंट से अलग रहते हैं। अगर हस्बैंड और वाइफ ये एग्री हो जाते हैं कि भाई अपनी नहीं बनती, अभी हम क्या करते हैं, अलग हो जाते हैं, अलग रहते हैं, म्यूचुअल कंसेंट से भी अगर हो जाती हैं, तो उस केस में भी वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती। तो ये सारे वो ग्राउंड बताता है जब कोई भी वाइफ अपने हस्बैंड पे क्लेम नहीं कर सकती। वाइफ कैन नॉट क्लेम, ठीक है, मेंटेनेंस। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए भी और जनरल उसके लिए भी इंपॉर्टेंट आ जाता है। अभी सब सेक्शन 5 देखते हैं, इसका क्या कहता है। ये कहता है कि भाई मान लीजिए प्रूफ दिया गया वाइफ के द्वारा, ठीक है, और उसमें क्या हुआ, दे दिया गया, मेंटेनेंस का ऑर्डर पास कर दिया कोर्ट ने, लेकिन ऑन प्रूफ बाद में क्या करता है, हस्बैंड एक सबूत लेकर आता है। ये कौन लेकर आता है, ये हस्बैंड लेकर आता है, एक प्रूफ एविडेंस लेकर आता है कि वाइफ जिसको आपने मेंटेनेंस दे दिया मजिस्ट्रेट साहब, वो अडल्ट्री में रहती है, उसके पास कोई सफिशिएंट रीज़न नहीं है कि वो मेरे साथ ना रहे, या हम म्यूचुअल कंसेंट से अलग हो गए। यानी कि जो पॉइंट 4 में दिए गए थे, इनको अगर हस्बैंड प्रूव कर देता है और मेंटेनेंस का आदेश जारी कर दिया जाता है, तो उस केस में क्या कर सकते हैं, मैजिस्ट्रेट साहब कैंसल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कैंसल कर सकते हैं उस ऑर्डर को। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट आ जाता है। अब मान लीजिए मेंटेनेंस का ऑर्डर पास हो गया। देखिए मेरा वीडियो में ऐसा कोई नहीं है कि मैं सिर्फ महिलाओं के खिलाफ या पुरुषों के खिलाफ कोई ऐसी बात कर रहा हूँ। ये कानूनी प्रावधानों की बात है, जो कानूनी प्रावधान दिए गए हैं और सामाजिक जो अभी हालात चल रहे हैं उनके ऊपर जो केस लॉ जाते हैं डिफरेंट कोर्ट्स के, हम उन पे बात कर रहे हैं। ये वीडियो दोनों लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है, लेकिन मेरा इतना ही कहना है कि किसी को भी वैक्सिस या फॉल्स क्लेम में नहीं फंसाना चाहिए और किसी भी महिला को भी परेशान नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अभी हम 21वीं सदी में आने के बाद भी अगर हम लोग इस तरह से जिएंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम सही कर रहे हैं। चलिए, अगर मेंटेनेंस दे दिया जाता है तो उसका प्रोसीजर क्या होगा। देखिए उपधारा 1 सेक्शन 126 की क्या कहती है कि अगर 125 में कोई मेंटेनेंस का ऑर्डर पास कर दिया जाता है या जो प्रोसीडिंग चलती हैं वो कैसे चलेंगी। भाई सबसे पहली बात तो केस कहाँ चलेगा। अब हम सब केस कहाँ चलेगा, अब ये सबसे केस कहाँ किया जाएगा, ये बहुत बड़ी बात आती है। ससुराल कहीं दूर होती है, हस्बैंड कहीं दूर हो रहता है, तो मुकदमे कहाँ चलेंगे, ये बताता है आपको सब सेक्शन 1 कि जहाँ पे वो व्यक्ति है, जहाँ पे हस्बैंड है वहाँ चलेगा, जहाँ पे वो और उसकी पत्नी रहते हैं, या जहाँ पे वो अपनी पत्नी के साथ लास्ट रहता था, एज द केस में बी विद द मदर ऑफ इलेजिटिमेट चाइल्ड, चाहे वो किसी अपनी ऐसी दूसरी पत्नी के साथ जिसके साथ वैलिड मैरिज नहीं की थी और उसका इलेजिटिमेट चाइल्ड उसके ऊपर क्लेम कर देता है, चाहे वो उसके साथ रहता था। तो 3 ग्राउंड आ जाते हैं यहाँ पे, या वह जहाँ रहता था, या जहाँ अपनी वाइफ के साथ रहता था, या जहाँ पे वो पहले रहता था वाइफ के साथ या भी रह रहा है, और इलेजिटिमेट की मदर के साथ। अभी सब सेक्शन 2 कहता है कि ऑल एविडेंस आर टेकन और रिकॉर्डेड एज समन केस ट्रायल। जो समन केस ट्रायल होते हैं उसी की तरह से यहाँ पे जो ट्रायल है वो चलेगा। समन केस ट्रायल कहाँ दिए गए हैं, सेक्शन 251 से लेके सेक्शन 259 तक हम पढ़ते हैं सीआरपीसी में समन केस ट्रायल अंडर चैप्टर 20। इसके बारे में हम बात करेंगे अच्छे से जब वहाँ पे जाएंगे। तो समन केस ट्रायल की तरह ही यहाँ पे एविडेंस लिए जाते हैं। और इन द प्रेजेंस ऑफ पर्सन अगेंस्ट हुम ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस पास्ट, और भैया वहाँ वो बंदा तो चाहिए ना जिसके खिलाफ मेंटेनेंस का ऑर्डर पास हो गया, नहीं जिसको मेंटेनेंस देना है। और मान लिया जाए कोर्ट ने उसको बोला कि ठीक है यार तुम अपने भाई उसकी पर्सनल अटेंडेंस है उसको डिस्पेंस कर दिया गया, हाजिरी माफ़ी दे दी गई है
कि तुम अपने वकील के थ्रू आ सकते हो। तो ऐसा ऑर्डर पास करते समय उसका वकील वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोवाइजो यहाँ दे दिया गया है, आप उसको देखिएगा। प्रोवाइजो यहाँ पे क्या कहता है कि यदि मैजिस्ट्रेट को लगता है कि वो व्यक्ति जानबूझकर कोर्ट में नहीं आ रहा, यानी कि वो जानबूझ के कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने नहीं आना चाहता, तो कोर्ट उस टाइम पे क्या करेगा, वकील भी नहीं आ रहा उसका, एक्स पार्टी ऑर्डर दे देगा आफ्टर द हियरिंग। और अगर उस व्यक्ति जैसे ही एक्स पार्टी ऑर्डर देगा उसको नोटिस जाएगा, उसे मेंटेनेंस देना पड़ेगा। अब जब न्यायालय का आदेश आता है तो आदमी भागता है न्यायालय की तरफ कि जनाब उस दिन हम नहीं आ पाए, हमारा कुछ बहुत ज़रूरी काम था। अगर वो कोर्ट को बता देता है कि मेरा बहुत ही गुड कॉज था, लेकिन ऐसे नहीं है भाई, विद इन 3 मंथ्स 3 महीने के अंदर अंदर अगर आपको एक्स पार्टी को तुड़वाना है, आप एक्स पार्टी ऑर्डर को सेट असाइड कराना चाहते हो, तो विद इन 3 मंथ्स आपको कोर्ट के सामने आना होगा और कोर्ट को बोलोगे कि आई हैव अ गुड कॉज, उस दिन मेरी कुछ बड़ी प्रॉब्लम थी, कोई डेथ हो गई थी, कुछ ऐसा हो गया था। और कोर्ट अगर सेटिस्फाइड हो जाता है तो वो इस एक्स पार्टी को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा, सेट असाइड कर देगा। लेकिन इस केस में वो कॉस्ट भी डाल सकता है, क्या जुर्माना लगाया जा सकता है, कॉस्ट लगाया जा सकता है उसके ऊपर, जैसा मैजिस्ट्रेट साहब को उचित लगेगा। सबसेक्शन 3 यहाँ क्या कहता है कि कोर्ट हैव द पावर टू मेक सच ऑर्डर एज टू द कॉस्ट एज मे बी जस्ट। जितना न्यायालय को उचित लगता है उतना यहाँ पे इस एप्लीकेशन को 125 में कोर्ट अटेंड कर सकता है। अभी ये तो था 126। 127 आपका क्या कहता है, ये बताता है अल्ट्रेशन की एक बार अगर दे दिया गया तो फिर बाद में आप उसे किस तरह से अल्ट्रेशन कराओगे। देखिए ये एक तरह से देखा जाए ना, इट इज़ एक्सेप्शन, ये चीज़ लिख लीजिए, इट इज़ एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 362 ऑफ CRPC। सेक्शन 362 ऑफ CRPC जो है ये उसका एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्यों है भाई, 362 में दिया गया है कि कोर्ट नॉट टू अल्टर दी जजमेंट। 362 यहाँ पे कहता है कि किसी भी जजमेंट को अल्टर नहीं करना एक बार देने के बाद, लेकिन 127 में तो अल्टर हो रही है ना, तो ये उसका एक्सेप्शन है। इसको याद रखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये कहता है कि अब इसके देखिए अल्ट्रेशन कैसे कैसे होगी। ऑन प्रूफ ऑफ अ चेंज इन द सर्कमस्टांसेस ऑफ एनी पर्सन रिसीविंग अंडर सेक्शन 125 ऑफ मंथली अलाउंस। 125 में किसी को अलाउंस मिल रहा है, मंथली अलाउंस मिल रहा है, इंटरिम मेंटेनेंस मिल रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, वो है जो वाइफ, चिल्ड्रन और फादर है, जैसा भी केस होगा वहाँ पे क्या हो सकता है, मैजिस्ट्रेट साहब अल्ट्रेशन कर सकते हैं जैसा उनको उचित लगे, ठीक है, जैसा उनको उचित लगे। बाद में अगर कोई सर्कमस्टांसेस चेंज होती हैं तो डिपेंडिंग ऑन द फुल डिस्क्रिशन ऑफ द मैजिस्ट्रेट, देयर इज अ फुल डिस्क्रिशन। और उसके बाद क्या कहता है सबसेक्शन 2 कि जब कोर्ट को ये लगता है मैजिस्ट्रेट को कि जो कॉन्सिक्वेंसेज हुए वहाँ पे, इट अपीयर्स टू द मैजिस्ट्रेट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनी डिसीजन ऑफ अ कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट। कोई सिविल मुकदमा भी चल रहा था हस्बैंड और वाइफ के बीच में, और उस सिविल मुकदमे में भी कोई अगर ऑर्डर पास किया गया है तो वो उसे भी कंसीडर करेगा सिविल केस वाले को। कोई भी डिसीजन सिविल कोर्ट का जो CRPC में 125 में ऑर्डर देना है तो उस टाइम पे क्या होगा, CRPC वाला कैंसिल कर दिया जाएगा। मान लीजिए किसी, ये वही बात है कि किसी हिंदू मैरिज एक्ट में जैसे मान लीजिए मेंटेनेंस ले रही है मैडम, और वो फिर यहाँ भी कर देती हैं, तो जैसे ही कोर्ट को पता लगेगा कि वो तो दूसरे एक्ट में भी ले रही है, सिविल कोर्ट ने वहाँ मुकदमा दे दिया है, फैसला दे दिया है, तो उस केस में क्या कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। वेरी भी किया जा सकता है, अगर वो कम लग रहा है तो थोड़ा बहुत उसमें वेरिएशन भी कर सकता है, जैसा भी केस हो। ये भी आपका मैजिस्ट्रेट के डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है। देखिए इसमें आपको मैजिस्ट्रेट को प्रूव करना होता है कि इसमें एक्चुअल फॉल्ट किसका है, जो ये प्रूव कर पाता है उसी के फेवर में डिसीजन चला जाता है। अब उपधारा 3 क्या कहती है यहाँ पे कि व्हेन द ऑर्डर इज पास्ड फॉर द मेंटेनेंस इन द फेवर ऑफ अ वुमेन। आप एक चीज़ देखिए, इसमें आपने सेक्शन 125 में शुरू में पढ़ा चिल्ड्रन, पेरेंट्स, लेकिन उसके बाद जितने प्रावधान आप पढ़ेंगे,
जितने भी प्रावधान आप पढ़ेंगे उन सभी में आपको मिलेगा वुमेन। यानी कि अगर हम देखा जाए तो जो मेंटेनेंस का ये पूरा चैप्टर है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, ये वुमेन ओरिएंटेड ही है। ये बिल्कुल वुमेन को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। चलिए, तो अभी ये सब सेक्शन 3 क्या कहता है, अगर किसी महिला के फेवर में मेंटेनेंस का ऑर्डर पास कर दिया गया है जो डाइवोर्स ले चुकी थी अपने हस्बैंड से, ठीक है, तो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा अगर वो सेटिस्फाइड हो जाता है कि वुमेन ने क्या किया, आफ्टर डेट ऑफ डाइवोर्स शादी कर ली दोबारा। यानी कि मेंटेनेंस का ऑर्डर पहले पास हो गया कि मेंटेनेंस दोगे तुम भाई 10,000 रुपये महीना इसको मेंटेनेंस दोगे, हस्बैंड देने लगा और इसने क्या किया, शादी कर ली दूसरी। अब सेकंड मैरिज अगर आपने कर ली तो ये क्या है, कैंसिल कर देगा कोर्ट। ये कौन प्रूव करेगा, ये हस्बैंड प्रूव करेगा। बर्डन ऑफ प्रूफ विल बी लाई ऑन दी हस्बैंड। और कब से होगा, फ्रॉम द डेट ऑफ हर मैरिज, जिस दिन से शादी की उस डेट से बंद भाई। अगर वुमेन हैज बीन डाइवोर्स्ड बाय हर हस्बैंड, अगर वुमेन ने डाइवोर्स ले लिया अपने हस्बैंड से, इसको क्लियर कर लेते हैं थोड़ा सा, that she was received whether before or after the dates of said order the whole of the sum under any customary personal law applicable to party was payable on such divorce, cancel such order। ये देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर मान लीजिए महिला ने, जैसे आप जनरली क्या होता है जो लोकल आप देखते होंगे सिस्टम कि पंचायत में या कहीं पर भी एक अमाउंट दे के दोनों में सेटलमेंट करा ली जाती है कि ठीक अभी इतना पैसा लड़के वाले दे देंगे और उसके बाद केस हो जाएंगे खत्म, कोई भी एक दूसरे पर कार्रवाई नहीं करेंगे। या फिर मुस्लिम एक्ट में क्या होता है, मुस्लिम पर्सनल लॉ में डोवर या मेहर बोलते हैं। डोवर या मेहर वो अमाउंट होता है जो हस्बैंड अपनी वाइफ को डाइवोर्स के टाइम पे देता है। अब मान लीजिए डाइवोर्स के टाइम पे जो अमाउंट दिया गया वो सफिशिएंट था, जो अमाउंट था वो मोर देन सफिशिएंट था जिससे वो खुद को मेंटेन कर सकती हैं। तो ऐसे केस में क्या है, मैजिस्ट्रेट साहब उसको कैंसिल कर देगा। क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ये आपका डावर वाला एग्जांपल यहाँ बहुत सूटेबल है। अब जहाँ पे वो अमाउंट जो है, जो अमाउंट है वो कब पे किया, उसकी कंडीशन बताई गई है कि इन द केस वेयर सच सम वाज पेड बिफोर सच ऑर्डर फ्रॉम द डेट ऑन विच ऑर्डर वाज पास्ड। अब मान लीजिए जो आदेश जारी किया गया मेंटेनेंस का और वो अमाउंट उससे पहले ही दे दिया गया है, यानी कि सपोज कीजिए 10 जून के दिन एक ऑर्डर पास किया मैजिस्ट्रेट ने कि मेंटेनेंस देना है, लेकिन 10 से पहले ही कभी भी ये मेहर वाला अमाउंट उसको दे दिया गया था तो उसी डेट से ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये कहता है कि अगर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द पीरियड इफ एनी फॉर विच मेंटेनेंस हैज बीन एक्चुअली पेड बाय द हस्बैंड ऑफ द वुमेन। अब मान लीजिए इसके बाद दिया गया और अगली 10 जुलाई तक का वो मेंटेनेंस दे चुका है और इसके बीच में उसको वो डावर या मेहर अमाउंट दे दिया गया है या जो भी अमाउंट दिया जाना था उनके पर्सनल लॉ से, तो 10 जुलाई को जिस दिन इसका एक्सपायरी होगा उस दिन से वो क्या हो जाएगा, सीज हो जाएगा, रद्द हो जाएगा, उसके बाद से नहीं देना है। अभी सब सेक्शन 4 यहाँ क्या कहता है, उससे पहले सब सेक्शन सी देखते हैं। द वुमेन हैज ऑब्टेन्ड अ डाइवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड एंड दैट शी हैड वॉलंटरली सरेंडर्ड हर राइट ऑफ मेंटेनेंस। वो अपनी इच्छा से ही उसने अपने मेंटेनेंस या इंटरिम मेंटेनेंस के अधिकारों को क्या किया, डाइवोर्स में ही कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए कुछ, तो वहाँ पर भी कैंसिल हो सकता है। सब सेक्शन 4 इतनी सी बात कहता है कि सिविल कोर्ट का क्या रोल रहेगा, रोल ऑफ सिविल कोर्ट, क्योंकि यहाँ तो हम क्रिमिनल केस में इसको पढ़ रहे हैं सीआरपीसी में कि एट द टाइम ऑफ मेकिंग एनी डिक्री फॉर रिकवरी ऑफ मेंटेनेंस डाउरी बाय पर्सन टू हु मंथली अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंटरिम मेंटेनेंस। मान लीजिए सेक्शन 125 में किसी को कुछ दिया गया है, ऐसा आदेश दिया गया है, तो सिविल कोर्ट अगर कोई वहाँ पे डिसीजन देगा तो वो उसको भी कंसिडरेशन में लेगा कि वहाँ पे जो पैसा दिया जा रहा है उस रिकवरी में उस पैसे को माइनस कर दिया जाएगा। ये एक पॉजिटिव चीज़ है यहाँ पे। अब आ जाते हैं हम लास्ट सेक्शन के ऊपर कि भाई 128 में इन्फोर्समेंट कैसे होगा। देखिए इन्फोर्समेंट में तो क्या है कि सबसे पहले तो जो कॉपी ऑफ ऑर्डर है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है, चाहे वो मेंटेनेंस की हो, इंटरिम मेंटेनेंस की हो और
केस के खर्चे पानी की हो, यानी कि एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसीडिंग की हो, वो बिना किसी पेमेंट के टू द पर्सन इन हुज फेवर इट इज़ मेड, या तो उस व्यक्ति को जिसको मेंटेनेंस दिया जा रहा है, या उसके किसी गार्जियन को, या उसके बिहाफ पे कोई भी ऐसा व्यक्ति है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या उसको दी जाएगी। सच ऑर्डर में बी इन्फोर्स्ड बाय द मैजिस्ट्रेट इन एनी प्लेस। ये यहाँ पे इतनी सी बात कह रहा है कि ये जो ऑर्डर है मेंटेनेंस का, इंट्रीम मेंटेनेंस का या एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग का होगा, भाई या तो पूरा मेंटेनेंस होगा या इंट्रीम मेंटेनेंस होगा, और दोनों के साथ में रहता है, एंड वर्ड यूज होता है, मेंटेनेंस और इंट्रीम मेंटेनेंस इन दोनों के साथ में एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग होगा, और कोई भी मैजिस्ट्रेट इसको इन्फोर्स कर सकता है अगर उसे ये सेटिस्फाइड हो जाता है कि वो दोनों ही हस्बैंड और वाइफ हैं, वो उनकी आइडेंटिटी से क्या हो जाता है, यानी कि ये ऑर्डर उस मैजिस्ट्रेट ने पास भले ही ना किया हुआ, आपने दिल्ली में ऑर्डर क्लियर करा और हैदराबाद में जाकर उसको इन्फोर्स कराना है तो वहाँ भी इन्फोर्स हो सकता है, चाहे हस्बैंड उसके जुरिडिक्शन में रहता हो या नहीं रहता हो। इसका मतलब यह है कि ऑर्डर कैन बी एग्जीक्यूटेड एट एनी प्लेस बाय एनी मैजिस्ट्रेट इन इंडिया। ये चीज़ याद रखिए यहाँ पे कि दिस ऑर्डर कैन बी एग्जीक्यूटेड एट एनी प्लेस एनीवेयर बाय एनी मैजिस्ट्रेट इन इंडिया। ठीक है, ये लाइन यहाँ पे याद रखिएगा। तो ये तो हमने देखे कि क्या क्या कानूनी प्रावधान थे। अब कुछ एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ के बारे में जरूर बात कर लेते हैं कि केस लॉ इम्पोर्टेंट क्या क्या है यहाँ पे। देखिए, रजनीश वर्सेस नेहा 2020 का ये केस है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे, हमारा जो अपेक्स सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पे जजेस ने एक बड़ी ही अच्छा डिसीजन यहाँ पे दिया और 5 टोटल यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस जारी कर दी। पहले इंस्ट्रक्शंस क्या आती कि जो ज्यूरिसडिक्शन का ओवरलैप हो रहा था, कभी किसी एक्ट में हो सकता है दूसरे कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन आ रहा हो, कहीं पे क्रिमिनल कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में आ रहा हो, तो जो ओवरलैपिंग ऑफ ज्यूरिसडिक्शन था ना, क्षेत्राधिकार की जो एक दूसरे में वो थी, जो डिफरेंट इनेक्टमेंट ऑफ द पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस। डिफरेंट इनेक्टमेंट क्या है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में बात की, हिंदू मैरिज एक्ट में ले सकते हो, हिंदू मेंटेनेंस एंड ऑप्शन एक्ट में ले सकते हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ में ले सकते हो, सीआरपीसी में तो है ही, स्पेशल मैरिज एक्ट में ले सकते हो। तो इनके ओवरलैपिंग से रिलेटेड कोर्ट ने यहाँ गाइडलाइन दी। दूसरा इन्होंने दिया कि जो इंट्रीम मेंटेनेंस देना है, वहाँ पे मैजिस्ट्रेट को देखना है कि एज क्या है उनकी, प्रोफेशन क्या है, लाइबिलिटीज़ क्या है, भाई माइनर अगर कोई चाइल्ड है तो उसका मेंटेनेंस कैसे होगा, अगर बच्चे किसके पास रह रहे हैं उनका मेंटेनेंस कैसे होगा, भाई क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस कितना अमाउंट दिया जाना चाहिए, तो डिस्क्रिशन पढ़ा हमने। अब डिस्क्रिशन है तो भी किस तरह से इसको डिसाइड किया, यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट ने जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं इंडिया के सभी को गाइडलाइंस दे दी। अब ये कब से लागू होगा, इसके ऊपर भी कोर्ट ने यहाँ पे गाइडलाइंस दी। इन्फोर्समेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस, इस पूरे केस का हम पोस्टमार्टम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ मैं सिर्फ इसकी जिस्ट बता रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में इसका बिल्कुल थोरो डिस्कशन, क्या क्या फैक्ट थे, केस क्या था, दोनों के बीच में किस बात को लेकर लड़ाई थी, आप वो वीडियो जरूर देखें, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। आपके कोई भी डाउट है रिगार्डिंग मेंटेनेंस, आप मुझे मेल कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी हमसे जुड़ सकते हैं, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है। और देखिए, नॉलेज हमेशा शेयर करने से बढ़ती है। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो लगा कैसा। जुड़े रहिए एमके लीगल शिक्षा के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से जागरूकता लाते रहेंगे कानून के डिफरेंट जो प्रोविजंस दिए गए उनके बारे में। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।